हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स में आज है बारी प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होते हैं, क्या इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है, ये आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही सुपर 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 इजी क्लास होने वाली है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है और एग्जामिनेशन में ये बहुत बढ़िया नंबर दिला देता है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर इस क्लास के बाद आप उन सारे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को, वो है प्रोटीन। बच्चों पहले तो जान लेते प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जिसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी होता है। तो ये बेसिकली इन सारे कंपाउंड से, एलिमेंट से मिलके बने हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। और प्रोटीन जो होता है ना, प्राइम इंपॉर्टेंस का बायोमोलिक्यूल है। क्या होता है ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। सेल्स की उसके लिए रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए, बनने के लिए, इसके लिए प्रोटीन की प्राइम इंपॉर्टेंस है। और आजकल आप जरूर सुन रहे होंगे, जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका विशेष ध्यान किस पे होता है? प्रोटीन इनटेक पे। क्यों? क्योंकि सेल्स बनाना, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना मसल्स का मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है ये। और अगर देखा जाए, कहा जाए, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल होता है। सेल में देखो क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। प्लाज्म का मतलब लिक्विड, साइटो मतलब सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का लिक्विड, साइटोप्लाज्म सेल का लिक्विड। ओवरऑल जितना उसका लिविंग मटेरियल है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर किसी सेल का अगर हम देखें तो उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, अभी बताती हूं मैं, प्रोटोप्लाज्म, उसमें करीब करीब 10 to 20% किसकी हिस्सेदारी होती है? प्रोटीन की होती है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रीजनरेशन के लिए। इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग तरह के जो प्रोटीन हमारी बॉडी में हैं, वो कौन से हैं? एंजाइम्स हैं, हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में भी, ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में भी। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बिना एंजाइम के हम सोच भी नहीं सकते, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं वो हो जाएंगी। तो एंजाइम्स बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस के प्रोटीन होते हैं। ये डाइजेशन में एंड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। जब एंजाइम्स की बारी आएगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर आ जाते हैं हार्मोन्स। जरूर सुना होगा आप लोगों ने। हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, चाहे हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, चाहे बॉडी में शुगर का कंट्रोल हो गया, या फिर हमारा डे एंड नाइट साइकिल को कंट्रोल करने वाले भी हार्मोन्स होते हैं। हम हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे एक अलग क्लास में। हार्मोन्स के बाद जो हो जाते हैं वो होती हैं एंटीबॉडीज। जरूर सुनी होगी आपने एंटीबॉडीज, जो फॉरेन मटेरियल से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं, जिससे कि हम बीमार नहीं होते हैं। जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, फॉरेन मटेरियल जो हमारे लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, उनके खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। फिर आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। बहुत सारे सामान, जो चीजें हैं सेल में इन और आउट करने के लिए प्रोटीन की हेल्प की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टली वो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर। वो बायोलॉजी में डिटेल में होता है, तो अभी हमारे को इसमें जरूरत नहीं है। देन आ जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ढांचा। ठीक है, सेल्स और टिश्यूज का कंस्टिट्यूएंट, ढांचा बनाने के लिए ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। नाम से ही समझ में आ गया होगा,
कॉन्ट्रैक्ट करना, जो मसल्स, जो हमारे मूवमेंट्स हैं, बॉडी के मूवमेंट्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तभी बॉडी का मूवमेंट होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? प्रोटीन के टाइप्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए हैं। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सेल्स में इसी तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स को हम इन दोनों को और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। तो बेसिकली अगर अब हम प्रोटीन को आगे डिफाइन करने की कोशिश करें, तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होकर के अल्टीमेटली वो क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स बनते हैं। पहले प्रोटीन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो पेप्टाइड्स बनेंगे। पेप्टाइड क्या होते हैं आज की क्लास में ही मैं आपको बताऊंगी। पेप्टाइड का और हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। अमीनो एसिड्स को एक तरह से हम कह सकते हैं ये मोनोमर्स हैं प्रोटीन के। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म हो जाता है। अब लेकिन वो अलग अलग तरीके से जुड़ के वो फाइब्रस प्रोटीन भी बनाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी बनाते हैं, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो बेसिकली अगर कहें तो अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। और अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो यहां पर आ जाते हैं 20 अमीनो एसिड्स। इनको डिस्कस आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक यूनिट को जानेंगे तभी तो हम डिटेल को जानेंगे। तो प्रोटीन को जानना है तो हमें किसको जानना पड़ेगा? अमीनो एसिड्स को जानना पड़ेगा। नाम से समझ आ रहा है, अमीनो अमीन ग्रुप है, एसिड एसिड ग्रुप भी है। तो ये जो अमीनो एसिड्स है ना, बेसिकली अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह का होगा? सबसे छोटा जो अमीनो एसिड है वो हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिड हो गया, और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें बेस और एसिड दोनों के दोनों हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? अमीनो ग्रुप। मुश्किल नहीं है, बस एक ही बार में क्लास लोगे आपकी समझ में आता चला जाएगा। अब इस अमीनो ग्रुप में ये सारी चीजें तो सेम रहती हैं। ये जो R ग्रुप है ना, ये अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन से स्टार्ट करके फिर कोई भी ग्रुप आ सकते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में अलग अलग R ग्रुप जुड़ने की वजह से वो 20 अमीनो एसिड्स हैं। मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगी किस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। ये R बार बार डिफरेंट हो जाएगा। ये है ना, ये वाला जो ग्रुप, ये सिमिलर रहेगा। ये ऊपर वाला ग्रुप कार्बन, कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, ये सिमिलर रहेगा। R ग्रुप बार बार चेंज हो सकता है। और यहां पर आपको D और L कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर देते हैं हम लोग। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट में जो नीचे से यहाँ पे R ग्रुप के इधर वाला जो कार्बन है, इसके आपके राइट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप होता है तो D कॉन्फ़िगरेशन होता है, और लेफ्ट साइड में होता है तो L कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे D और L कॉन्फ़िगरेशन को कौन बताएगा? ये अमीन बताएगा, अमीन ग्रुप। अब ये कौन सी साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या ग्रुप हो जाएगा? L ग्रुप हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखें। और नेचुरली सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं, नेचुरली वो कौन से वाले ग्रुप को बिलोंग करते हैं? L ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। अब इनके नाम हम लोग देखना शुरू करेंगे। L ग्रुप ये किस में आ जाएंगे? L ग्रुप में आ जाएंगे। और डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग बेसिक अमीनो ग्रुप का। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अभी अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, ये कितने तरह के हो सकते हैं? कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हो सकते हैं, पहला न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बहुत, क्योंकि एसिड और बेस दोनों है ना यहाँ पे। अब देखेंगे कि ये एसिड और बेस किसकी वजह से होते, देखेंगे हम। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। दूसरा है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड्स, और तीसरा है हमारे पास बेसिक
अमीनो एसिड्स। अब देखो वापिस चलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे इसके पास एसिड है, बिल्कुल है, बेस है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर डोनेट करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी अमीनो एसिड में जितने COOH ग्रुप हैं उतने ही अमीन ग्रुप होंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, इसको कौन डिसाइड करेगा, एक और एक, ये दोनों तो हैं ही हैं। जो इसका मेन ग्रुप है इसमें एक अमीन का ग्रुप और एक COH ग्रुप है ही है। ये जो R ग्रुप है ना, डिफरेंट डिफरेंट हो करके ये कर सकता है चेंजेस। हो सकता है इस R ग्रुप में कोई अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे अमीन के प्लस में हो जाएगा, फिर वो कैसा हो जाएगा, नेचर में बेसिक हो जाएगा। हो सकता है इस R में कोई एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, COOH जुड़ा हुआ हो, एक्स्ट्रा हो गया। जब ये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। तो इनकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से होती है, अभी डिस्कस भी कर लेंगे। बात सीधी सीधी ये है कि अगर COOH ग्रुप अमीन ग्रुप से ज्यादा है तो वो प्रोटीन हो अमीनो एसिड हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक, और अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा। डिस्कस करेंगे, अब भी करती हूँ मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। अब ये देख लेते हैं बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से है। इसके लिए एक स्पेशल आयन की बात करेंगे, ज्विटर आयन। देखते हैं ज्विटर आयन क्या होता है, पोलैरिटी आ जाती है ऐसे केस में जहां पे एसिड और बेस दोनों हैं, सॉल्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है। देखते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करके। बेसिकली आपका ये कार्बन है, ये आपका COOH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये R ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है, और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है ये बदमाशी करेगा कि नहीं करेगा, ये लोन पेयर जो है इसको हिट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जरा, करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रोजन को। और इसके हिट करने की वजह से ये हाइड्रोजन टूट करके इसके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना, आयन बन जाएगा, ये पोलैरिटी आ जाएगी। देखो कार्बन और यहाँ पे क्या रह गया, COO नेगेटिव, और ये क्या हो गया NH3, और एक लोन पेयर देने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, R ग्रुप में कोई चेंज नहीं है। इस तरह के ये वाला जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही उसमें आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब देखते हैं ये सॉल्यूशन में जो ज्विटर आयन होता है तो ये कब एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और कब ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। चलो भाई, अगर हम इसमें कलर चेंज कर लेती हूं, अगर हम इसमें यहां यही बना लेते हैं, चलो से फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं R, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करके दिखा देती हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। CHNH3 पॉजिटिव और ये COO नेगेटिव, लिखने की उसके लिए आसानी के लिए मैंने ऐसे बना दिया। अगर हम लोग इसमें एसिड डाल देंगे, यानी कि सॉल्यूशन हम लोग जरा सा एसिडिक कर दें तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा, आपको साफ साफ नजर आ रहा है किसके पास जाने वाला है, ये हो जाएगा RCH, ये एक्सेप्ट कर लेगा COO ग्रुप, बिल्कुल कर लेगा, और ये है NH3 पॉजिटिव। अब ये बेसिक ग्रुप कौन है, इसका कैरेक्टर बेसिक किसकी वजह से बना, इसकी वजह से बना। दिस इज द बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप है ना। एसिड आते ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, आयन ने H पॉजिटिव को H पॉजिटिव कर लिया, तो अब ये कैसा शो करेगा, बेसिक शो करेगा। वहीं पर दूसरी चीज, अगर हम लोग इसकी जगह, अच्छा तो मैं यहां लिख देती हूँ, पहला अगर हम लोगों ने एसिडिक किया तो, और अगर हम लोग इसमें बेस डाल दे तो क्या होगा, देखो जरा, RCHCOO, और यहाँ पे क्या था हमारे पास NH3 पॉजिटिव चार्ज,
और अगर हम इसमें बेस डाल देते हैं, OH नेगेटिव आ जाता है, तो इस अमीन में से एक हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सो दैट के ये अमोनियम जो आयन बन रहा है ये न्यूट्रलाइज हो जाए और ये क्या बन जाएगा, देखो RCHCOO नेगेटिव रहेगा और ये क्या हो जाएगा, NH2। तो एसिडिक ग्रुप किसकी वजह से हुआ, दिस इज एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। तो एसिड कैरेक्टर किसकी वजह से हुआ, NH3 पॉजिटिव की वजह से हुआ, और बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। इसमें कंफ्यूज मत होना तुम लोग के, अच्छा ये तो एसिड था ये बेस था, ये क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में आयन को एक्सेप्ट कौन सा कर रहा है, H आयन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है और OH आयन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी वजह से है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, देखो ये लिस्ट आप लोगों की बुक में भी है, आप लोगों ने जरूर याद कर लेनी है। ये क्या है, ये देखो हमारे इसका R ग्रुप, कौन सा भला, अपने पास CCOOH और यहाँ पर R और यहाँ पर H और यहाँ पे NH2। अगर इस R ग्रुप की जगह उठ करके देखो जरा हाइड्रोजन आ जाए, तो ये सबसे बेसिक अमीनो एसिड होगा और उसका नाम क्या है, कलर चेंज करती हूँ, उसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम हो गया, ग्लाइसिन। जब R ग्रुप H है, इसकी जगह H लगा दो। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉलो होगा, इसमें एमीन भी है, ओइक एसिड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली इनका जो कॉमन नेम है, जहां से डिराइव होते हैं, जो इनका मतलब निकलता है, वही हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो ग्लाइसिन है, इसके पहले 3 अक्षर 3 लेटर्स का एब्रीविएशन लिया जाता है, GLY, या हम इसको कैपिटल G से भी शो कर सकते हैं। ये हो गया आपका ग्लाइसिन। उसके बाद कौन सा हो गया, देखो एलानिन। एलानिन में R ग्रुप की जगह CH3 जुड़ जाएगा, ALA, कैपिटल A। अगर हम लोग वेलाइन की बात करें, मैं अभी और भी कुछ डिस्कस करूंगी इसके बारे में आप लोगों के साथ, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल उनकी अमीनो एसिड्स की भी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग नाम देख लेते हैं। वेलाइन, वेलाइन हो जाता है आपका, अगर हम लोग R ग्रुप की जगह क्या ले लें, देखो CH2 CH CH3 होल ट्वाइस, तो ये ग्रुप हो जाएगा आपका ल्यूसिन। वेलाइन हो गया ना हमारा, नहीं वेलाइन नहीं हुआ, पहले वेलाइन के लिए CH CH3 होल ट्वाइस हो जाएगा। R ग्रुप चेंज हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ इस पे कि R ग्रुप अगर चेंज हो जाता है तो वो उसका लर्न तो करना पड़ेगा, है ना, लर्न कर लेना, थोड़ा सा टाइम दे देना, ज्यादा दिक्कत ये आएगी नहीं इसके अंदर। अब देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि कुछ हमारे पिंक कलर में है, कुछ हमारे ग्रीन कलर में है। यहाँ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की भी मैं बात करूंगी। अच्छा, एक चीज और देख लेते, एक चीज और तुम्हारे को बता देती हूँ मैं, यहाँ पर कलर चेंज करके बताती हूँ। ये देखो 15 तक 15 तक जो अमीनो एसिड्स हैं, ये कौन से सारे के सारे, देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। और इसके बाद एसिडिक सिर्फ हमारे पास कितने हैं, एसिडिक अमीनो एसिड 2 हैं बस, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। देखो इसमें R ग्रुप में COOH जुड़ा हुआ है, R ग्रुप में COOH जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर हम बेसिक की बात करें तो क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन। इसमें देखो तुम R ग्रुप में क्या जुड़ा हुआ है, NH2, और यहाँ तो और भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, NH यहाँ पे भी देखो जुड़े हुए हैं ना, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। तो ये वाले लिस्ट आप एक बार जरूर याद कर लेना, 2 एसिडिक हैं, 3 बेसिक हैं, 15 न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहली चीज एसेंशियल एंड दूसरी चीज नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे मजेदार बात क्या हो रही है यहाँ पे, सुनने के लिए जरूरत नहीं है बोला, लेकिन क्यों जरूरत नहीं, जरूरत तो है, जरूरत है, लेकिन बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं है, हमें खाना नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, तो बाहर से हमें सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाते हैं? सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। और जो तो फिर नॉन एसेंशियल है नहीं, ये नॉन एसेंशियल, लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि हाँ ये तो है ही ना, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो है, लेकिन घर पे ही बन रही है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, बाहर से सप्लाई नहीं चाहिए। बाहर से सप्लाई किसकी चाहिए? एसेंशियल, यानी कि ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें इनटेक करना पड़ेगा, खाने में इन अमीनो एसिड्स को लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहे। तो इस वाले में जो आप ये पिंक कलर में देख रहे हो ना, सारे के सारे ये कौन से हैं? दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि हमें ये बाहर से खाने पड़ेंगे तभी गुजारा होगा। और जो ग्रीन कलर वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है? नॉन एसेंशियल, यानी कि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर लेती है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई हमारे एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, कौन सा फॉर्म है? एल फॉर्म है इनका, नेचुरली ये सारे एल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो पहला वाला है ना, ये फर्स्ट जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, ये नॉन कायरल होता है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब एक और बात हम करते हैं इसी में, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की मैंने बताया था ना, बहुत इजी सा टॉपिक है, खाली सुनते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। हाँ, खाली आप ये अमीनो एसिड्स का एक बार देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना, थोड़ा सा टाइम दोगे ये याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? देखो, जो अमीन ग्रुप है ना, वो थोड़ा सा बेशक से दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अमीन ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है एसिडिक ग्रुप के मुकाबले। न्यूट्रल में भी क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन जो न्यूट्रल होंगे वो थोड़े से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर के होंगे, क्योंकि उसका अमीन ग्रुप, देखो कौन एसिडिक कैरेक्टर को ट्रीट कर रहा था, कौन बिहेव कर रहा था? NH3 पॉजिटिव ना, वो ज्यादा कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए वो जनरली थोड़े से ज्यादा, अगर सॉल्यूशन में डाल दें, दोनों अगर बराबर भी हैं तो वो थोड़े से एसिडिक होंगे। अब इस वजह से कौन सा पॉइंट, देखो, या तो वो उसकी तरफ, कैथोड की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो वो है ना, और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो भी। और वो वाला पॉइंट जब उसमें कोई सा भी चार्ज ना हो, उस पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उस पीएच को, द पीएच, ध्यान रखना, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मैं 3 स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है? मेरे पास है CH है, ये R है, ज्विटर आयन बनाना है हमारे को, NH3 पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या आ गया? COO नेगेटिव। अगर हम इसमें जरा सा एसिड डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RC, अच्छा CH कहाँ गया? हाँ, CH COOH, ये H एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या रहेगा? NH3। अगर हम बेस डाल देते हैं तो ये वापस यहाँ की तरफ चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या नाम है, H को रिलीज कर देगा, OH अगर डालेंगे तो। ये पहला केस ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा केस ले लेते हैं। देखो, अब इस आयन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव, तो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा? ये नेगेटिव की तरफ भागेगा। अगर इस आयन में चार्ज डेवलप हो जाता है नेगेटिव, तो ये किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। देखते हैं कब भला, अगर हम इसमें OH डाल देते हैं, H डालेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, OH डालेंगे तो इस तरफ आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो गया आपका CH COO नेगेटिव, OH डालते हैं तो, और यहाँ आपका R ग्रुप था ही था, और ये क्या हो जाएगा? NH2, एक H लिबरेट कर देगा OH डालने की वजह से, और ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है? ये आ रहा है इस वाले पे नेगेटिव चार्ज,
और किस केस में? OH डालने के केस पे। H पॉजिटिव डालने की वजह से इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये किस तरफ भागेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और ये जो तीसरा वाला हमारा स्ट्रक्चर है किस तरफ भागेगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर ये दोनों चार्जेस को बैलेंस कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे लाके, पीएच की वजह से ही फर्क आ रहा है ना, H और OH की वजह से, पीएच ऐसा ले आओ जिसमें कि ये दोनों चार्ज बैलेंस हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं भागेगा। और उस पीएच को हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। तो अगर हम बात करें न्यूट्रल, इनके जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट करीब करीब 5.5 to 6.3 pH तक होता है। आपका एसिडिक का, जो एसिडिक आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एसिडिक की तरफ ही रहेगा, 3.2 से लेकर के 3.5 तक इनका पीएच होता है। और जो बेसिक होते हैं उनका पीएच बेसिक ही होगा, 7 से ज्यादा होगा, तो ये करीब करीब 7.6 से लेकर के 10.8 तक इनका पीएच होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब वो पीएच जब दोनों के दोनों आयंस किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि चार्ज का डिफरेंस ना हो और वो इलेक्ट्रोड की तरफ ना भागे। उन्हें हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को, उस पीएच को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेप्टाइड्स के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अमीनो एसिड्स की बात की है और अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। क्योंकि प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड मोनोमर है और उसका पॉलीमर अगर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? प्रोटीन बन जाएंगे। तो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स की बात करेंगे अब हम इसमें। ये भी बहुत इजी है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन। कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें? इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कैसे बनता है? इसमें भी कंडेंसेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर ही हो रहा है, लेकिन COOH ग्रुप से OH जाएगा और NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन लिबरेट होकर के बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे हम लोग एक सबसे बेसिक वाले, दोनों एमिनो एसिड्स सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हम सेम और अलग अलग वाले का एक करके देख लेते हैं। पहले हम ग्लाइसिन ले लेते हैं और हम लोग एलानिन ले लेंगे, ठीक है। ग्लाइसिन का क्या होगा? स्ट्रेट चेन में लिखते हैं सो दैट कि समझ में आ जाए। NH2 अमीन ग्रुप हो गया, CH2 एंड COOH, यही है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तभी ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन। और इसको हम जोड़ दें किसके साथ? एलिनिन के साथ, तो ये कौन सा जाएगा? इसका अमीन ग्रुप हम लोग यहाँ ले आते हैं, H2N अमीन ग्रुप आ गया, CH और CH3 यही था ना, R ग्रुप, CH3 जोड़ दिया था तो, और COOH हमारा यहीं पर है, और ये क्या हो जाएगा? एलिनिन, है ना। कलर चेंज करके आपको मैं दिखाती हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। कलर, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होने वाला है, OH से जाएगा, कलर नहीं चेंज हुआ, यहां से जाएगा OH और यहां से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, दोनों नहीं, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया? वाटर। वाटर रिमूव होने के बाद क्या बना स्ट्रक्चर? देखो बना करके देखते हैं। ये H2N तो एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, CO, अब यहाँ CO के साथ क्या जुड़ गया? देखो NH, एक हाइड्रोजन गया ना, इसमें से गया, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, किसी में कोई चेंज नहीं आने वाला, एज इट इज। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे OH और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। और इसका नाम पता है क्या हो जाए? अच्छा, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाली जो लिंकेज है ये है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं इसको हम। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बहुत सिंपल है, जितने भी जुड़ेंगे, ये तो हम दो ही जोड़ रहे हैं ना, डाई पेप्टाइड हो गए, पॉलीपेप्टाइड भी तो हो सकते हैं। जो सा पहला वाला है ना अमीनो एसिड,
उसका हम लोग यहाँ से इन हटा करके आइल लगा देंगे। जैसे ये हो जाएगा ग्लाइसिन था ना, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिल। अभी लिख के बताती हूँ, चलो। ये हो जाएगा आपका पहले वाले का GLYCY हो गया L, इल लग गया, इन हट गया, इल लग गया, आई नहीं था ना, ये हटेगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा। ये सेम रहेगा जो लास्ट वाला है, ग्लाइसिल एलानिन। इसको अगर हम लोग एब्रिविएशन में लिखें तो पहले वाले के GL, अरे जी तो लिखो, GLYALA, ऐसे ही लिखते हैं ना, पहले 3 शब्द ले लेते हैं, इसका नाम इस तरह से दिया जाएगा। और अगर मान लो 3 है या 4 अमीनो एसिड है तो लास्ट वाले का नेम सेम रहेगा, बाकी सब का आइन हटके, INE हटके क्या जुड़ जाएगा, YL जुड़ जाएगा। जैसे कि कोई भी और एग्जांपल ले लेते, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना। यह खासियत देखना पेप्टाइड बॉन्ड की क्या है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप अभी भी फ्री है एक किनारे पे, और एक किनारे पे ये वाला ग्रुप अभी भी फ्री है। तो ये कितने भी लिंकेजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो लंबी लंबी चेन बना सकते हैं। और ये वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल एंड, क्योंकि ये कार्बोक्सिल वाला है, सी टर्मिनल एंड। और इसको क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल एंड, दिख रहा है ना, एन टर्मिनल एंड। ये कितने भी बना देगा, जुड़ते चले जाएंगे, 100 जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जो सामने वाला आएगा उसके पास भी दोनों ग्रुप हैं दोनों तरफ, और इसके पास भी दोनों तरफ। अगर ये यहाँ से सी टर्मिनल एंड से जुड़ता है तो उस वाले का NH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा। अगर वो NH2 ग्रुप से अगर ये वाला NH2 से जुड़ता है तो उसका सी टर्मिनल एंड यहां से जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली आप कितने ही बॉन्ड बनाते चले जाओ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती चली जाएगी। एक हम 3 का देख लेते हैं, चलो हम ग्लाइसिन, एलानिन और सिरिन की बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे देख तो लिया, आप लोगों ने, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, क्योंकि अगला पेज मेरे काम का है, दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। क्लियर हो गया, चलो यहाँ पे इरेज करते हैं। और मैं आपको ये वाला पेन व्हाइट कलर का लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लाइसिन ले लेंगे, ग्लाइसिन लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ ना, लंबा है। ये हो जाएगा आपका NH2, पेन चाहिए था मुझे, ब्रश नहीं। ये हो जाएगा NH2, ऐसे लिख देती हूँ मैं, NH2 एंड। और उसके बाद आपका, क्योंकि हम ग्लाइसिन ले रहे हैं तो CH2 ग्रुप है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप है ना। ये OH निकल जाएगा, OH निकल करके क्या रह जाएगा, यहाँ अगले वाला जो है उसका NH2 का H निकल जाएगा। तो मैं अभी OH को हटाऊंगी, रुको, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ पहले ही, तो आपको इसके OH को हटाई देते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे तो इसका OH जाएगा ना, OH जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अगले वाले का जो जुड़ रहा है उसका क्या, H जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा, अगले वाले का N और H, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना, अगले वाले का NH। और उसके बाद क्या था, हम लोग क्या जोड़ रहे थे, एलेनाइन जोड़ रहे थे, तो CH है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और इस वाले का भी यहाँ से क्या उड़ जाएगा, डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, और अगले वाला जो आने वाला है उसका हाइड्रोजन उड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, NH, आपका CH, C डबल बॉन्ड OH। अब की बार ये टर्मिनल एंड रह जाएगा क्योंकि हम 3 जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये CH2OH, सिरीन का। मैं आप लोगों को अब कलर चेंज करके बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ। ये वाला कौन सा था, देखो जरा, ये वाला ग्रुप है एक, तो ये कौन सा था, ग्लाइसिन है ना। और एक ग्रुप था यहां से लेकर के और नाइट्रोजन से पहले वाला, ये था हमारे का एलानिन। और ये एक ग्रुप है, ये था सिरीन, ठीक है।
अब देखो मैंने कहा था ना सबका इन INE हट जाएगा और वाइल जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल एलानिल सीरीन, इस तरीके से इसका बन जाएगा। दो पेप्टाइड बॉन्ड हो गए ना, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है और एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ग्लाइसिल GLYCYL ALANYL, उसके बाद सीरीन एज इट इज रहेगा SERINE। तो ये तो आपने देख लिया, इस तरह से 50 जोड़ लो सॉरी 100 जोड़ लो। हमेशा दो टर्मिनल एंड, ये एन टर्मिनल एंड और ये सी टर्मिनल एंड मौजूद हैं, जुड़ते चले जाएंगे। तो ये पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। वेरी मच क्लियर, किस तरह से बना, टफ नहीं है, फिर से बोलूंगी, बहुत सिंपल है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों में समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, प्रोटीन को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ लिख देती हूँ क्लासिफिकेशन, बाद में ये चाहिएगा मुझे, लेकिन पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे हमारे पास फाइब्रस, पहला आ गया फाइब्रस, या मैं अगले पेज पे लिख लेती हूँ, चलो यहाँ लिखते हैं। क्लासिफिकेशन किसका, ऑफ प्रोटीन्स का। अब हम प्रोटीन्स की बात करें, अब हम अमीनो एसिड से आगे आ चुके हैं, पॉलीपेप्टाइड बनके क्या हो गए, प्रोटीन्स बन गए हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका फाइब्रस प्रोटीन, ये स्ट्रेट चेन हो जाते हैं, स्ट्रेट चेन है, सीधे सीधे पेप्टाइड लिंकेजेस हो रखी हैं और आपस में ये चेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, फाइब्रस प्रोटीन हो जाएंगे। इनमें कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जहाँ पे सल्फर आ जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाएंगे बीच बीच में, जो उनको जोड़ करके रखते हैं कुछ पॉइंट्स पे। ये जैसे फाइब्रस प्रोटीन हो गया, मायोसिन हमारा मसल का प्रोटीन हो गया, सिल्क का प्रोटीन हो गया, किरेटिन हो गया, केराटिन हेयर का प्रोटीन है ना, ये सारे के सारे प्रोटीन किस में आ जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन में आ जाते हैं। कोलाइजन है, वुल है, केराटिन है, ये सब फाइब्रस में आ जाते हैं। फिर आ जाता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर का मतलब गांठ, गांठ बन गई है ग्लोब्यूलर प्रोटीन की। काफी अभी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये क्या हो जाता है, कुछ गोले की तरह बनते चले जाते हैं, मुड़ मुड़ के, तुड़ तुड़ के, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाते हैं। और इसमें आ जाता है इंसुलिन, आ जाता है इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, एग एल्ब्यूमिन जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, वो इसमें आ जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाते हैं। इनकी बायोलॉजिकल अपनी इंपॉर्टेंस अलग है, फाइब्रस की अपनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग है। जैसे इंसुलिन है पेनक्रियाज की फंक्शनिंग के लिए, मतलब पेनक्रियाज इनको सिक्रेट करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करके रखते हैं, इंसुलिन का काम है। और एंजाइम्स हो गए, ये भी ग्लोबुलर में आ जाएंगी। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, आपको मालूम है, बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। एंटीबॉडीज भी ग्लोबुलर प्रोटीन में आ जाती हैं। एंटीबॉडीज का भी आपको पता है क्या काम करते हैं, फॉरेन मटेरियल से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये तो हो गया था स्ट्रक्चर के, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्या उनका स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग उनको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के ऊपर बेस करें तो हमारे पास सिंपल कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे अब ये हाइड्रोलिसिस वाला काम था, ये क्लासिफिकेशन यहाँ मिटाती हूँ मैं इसको पहले, और यहाँ पर हम बताती हूँ। बस लास्ट टॉपिक है ये, ज्यादा अभी तक वाला लग रहा है क्या बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था, नहीं था ना, हो है ही नहीं। अब ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, अरे यार क्लासिफिकेशन कितनी प्यारी स्पेलिंग लिखी ना मैंने आज, देखा आप लोगों ने, क्लासिफिकेन, वेरी गुड, शाबाश। कभी कभी ऐसा भी हम कर देते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसका, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। मतलब अगर ये टूटते हैं, हाइड्रोलिसिस अगेन हम वाटर दे देंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और सारे अमीनो एसिड्स अलग अलग हो जाएंगे। अब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे अमीनो एसिड्स मिले, हमें क्या मिला, अमीनो एसिड के अलावा क्या कुछ और भी मिला, मिल सकता है, तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं किस किस पे, यहां लिखती हूँ क्लासिफिकेशन, यहां लिखती हूँ, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स, इनको, ये वो होते हैं जब हाइड्रोलिसिस होने के बाद इसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स ही मिलने वाले हैं और कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा होता है, ये सिंपल हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हो गया कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, यानी कि सिर्फ अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड के साथ कुछ और भी हमारे को इसमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं और उनको हम, जो अमीनो एसिड्स के साथ कुछ और जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये इसलिए लगा रखी है लिस्ट मैंने, प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि अमीनो एसिड तो मिला ही मिला, साथ में कुछ और भी जुड़ा हुआ था। तो अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड जो हम डिस्कस करेंगे, आरएनए डीएनए वो न्यूक्लिक एसिड्स हो जाते हैं। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड्स जुड़े हुए हैं तो लिपोप्रोटीन। फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोप्रोटीन। पिगमेंट्स जिसमें कुछ मेटल्स हो जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीम आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जो आयरन और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमो। कलर आ गया ना, रेड कलर ब्लड का किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, क्रोमो प्रोटीन्स, जब इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो। और तीसरा हो जाता है हमारा डिराइव्ड, डिराइव्ड प्रोटीन। कुछ नहीं है, बस जो जितने अगर हम हाइड्रोलिसिस करते चले जाएंगे, जो उनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इन बिटवीन आते हैं, जैसे प्रोटीन से प्रोटीन को तोड़ेंगे तो प्रोटीएजेस बनेंगे, प्रोटीएजेस को जोड़ेंगे तो पेप्टोन्स बनेंगे, पेप्टोन्स को तोड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, ये सारे के सारे प्रोटीएजेस, पॉलीपेप्टाइड्स, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं, इनसे मिलके प्रोटीन बना हुआ है। तो यहाँ पे कलर चेंज करके मैं लिख देती हूँ आपको, कौन सा होगा, प्रोटीएजेस, और उसके बाद पेप्टोन्स, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे जो मिलने वाले हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोटीएजेस बनेंगे, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेप्टोन्स बनेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी, इनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को इतना ही करते हैं। हम लोगों ने प्रोटीन की जनरल सारी चीज़ें बात कर ली, किस तरह से बना हुआ होता है, क्या होता है ज्विटरायन, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की हमने, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करी हमने। तो ये सारा का सारा क्लास खाली एक बार आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, बहुत टिपिकल नहीं है। अगली क्लास में हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हार्मोन और एंजाइम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लो, फिर हम अगली क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, बस पढ़ो और एंजॉय करो। मिलती हूँ अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।